everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है हमारी दी गई ये ट्रू है, सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हरिसेना composed a प्रशस्ति in praise of गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी के लिए हरिसेना ने प्रशस्ति लिखी थी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारे हरिसेना ने किसके लिए प्रशस्ति लिखी थी? यस, he wrote प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्ता, ना कि श्री सतकर्णी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। The rulers of Aryavrata brought tribute for समुद्रगुप्ता। सो हमने आर्यव्रता को देखा था जब हम बात कर रहे थे हमारे समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज की। उसके अंदर हमने समुद्रगुप्ता की 4 पॉलिसीज देखी थी और वहां पे चारों के अंदर बताई गई थी कि किन राज्यों के साथ क्या हुआ। आर्यव्रता में 9 रूलर्स थे और इनको हमारे समुद्रगुप्त ने अपरूट कर दिया और उन सभी टेरिटरीज को जो कि आर्यव्रता के अंदर आ रही थी उनको अपने अंडर ले लिया था। तो क्या हुआ, आर्यव्रता में कोई रूलर नहीं था, समुद्रगुप्ता वाज द वन हु वाज रूलिंग आर्यव्रता। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इस वजह से? इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स। सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, there were 12 rulers in दक्षिणापथा। दक्षिणापथा के अंदर 12 रूलर्स थे। आपको याद होगा कि हमारे समुद्रगुप्ता ने लड़ाई करी थी इनके साथ, 12 रूलर्स के साथ, और 12 रूलर्स ने क्या किया था, इनके सामने घुटने टेक दिए। दे सरेंडर्ड, ठीक है, दे सरेंडर्ड देमसेल्फ टू समुद्रगुप्ता एंड लेटर ऑन समुद्रगुप्ता लेट देम रूल देयर टेरिटरीज। उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी, जो राज्य थे, उनपे उन्हें रूल करने दिया क्योंकि वो डिफीट हो गए थे और उन्होंने हार मान ली थी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम ट्रू लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए डी, तक्षशिला एंड मदुरई वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूल के अंदर हमारा तक्षशिला और मदुरई इम्पोर्टेंट सेंटर था। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो देखिए, जब हमने बात करी थी गुप्ता की, ठीक है, हमारे समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त II हो, तो हमने देखा था कि मथुरा, थानेसर, ये सारे कुछ हाईलाइटेड सिटीज थे। तक्षशिला और मदुरई, मदुरई तो बेसिकली पहली बात तो साउथ में है और दूसरी बात तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में है ना। सो ये दोनों जो जगह है, ये दोनों जो सिटीज है, उनके बारे में कोई मेंशन नहीं था। सो इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सिटी। सो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, आईहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवास का कैपिटल आईहोल था। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, इट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि आईहोल चालुक्यास का कैपिटल था, वही पल्लवास का कैपिटल था कांचीपुरम। करेक्ट, so this statement is false. And next है हमारा F, local assemblies functioned for several centuries in South India. South India के अंदर जो हमारी local असेंबलीज है, जो ग्रुप्स बना के लोग आपस में डिस्कशन, सलाह मशवरा करते हैं, ये जो असेंबलीज थी हमारी वो बहुत सालों तक चली, कई शताब्दियों तक चली। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत दिनों तक हमने देखा कि हमारे साउथ इंडिया में ये जो ट्रेडिशनल असेंबलीज थी, जो ये लोकल असेंबलीज थी, वो फंक्शन कर रही थी और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, बट उससे पहले ही आपके सारे आंसर्स यहाँ पे कंसाइजली दे रखे हैं। नेक्स्ट चलिए, मेंशन 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर्षवर्धना के बारे में 3 ऑथर्स ने लिखा है, उनके नाम बताइए। सो फर्स्ट नाम होगा बाणभट्ट, और क्यों? क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धना की हर्षचरित्र लिखी थी, तो पहले उनका नाम। सेकेंड, चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में आए थे, एक चाइनीज पिलग्रिम थे, ट्रैवलर कहना सही नहीं होगा, चाइनीज पिलग्रिम थे और वो इंडिया में आए थे और उन्होंने
इसके हमारे हर्षा के जो कोट था उसको बड़े अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है अपने अकाउंट के अंदर, और उनका नाम है ज़ुआन ज़ैंग। सो ज़ुआन ज़ैंग वाज द पर्सन हु वाज द पिलग्रिम जो कि हर्षा के पीरियड में आया और उनके कोट के बारे में हमें बताया क्योंकि सभा के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। एंड द थर्ड नेम इज रवि कीर्ति। अब ये वही रवि कीर्ति है जिन्होंने प्रशस्ति लिखी थी पुलकेशिन 2 के बारे में। अब ये जो पुलकेशिन 2 की प्रशस्ति थी उनके बारे में जो रवि कीर्ति है उन्होंने क्या कहा था हर्षवर्धन के बारे में कि हमारे राजा इतने बलशाली है कि हर्षा इस लड़ाई के बाद यानी हर्षवर्धन इस लड़ाई के बाद कोई भी हर्ष महसूस नहीं करेगा। यानी कि एक सटायर, एक फनी सा नोट उन्होंने जोड़ा था हमारे हर्षवर्धन के लिए। सो ही विल ऑल्सो बी मेंशन्ड इन दिस कि किसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। सो दीज 3 ऑथर्स विल बी नेम्ड। नेक्स्ट चलते हैं, What changes do you find in the army of this times? थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इस वक्त की आर्मी के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं। तो हमने बहुत ही एविडेंट चेंजेस देखे आर्मी के अंदर। फर्स्ट, पहले की तरह जो हमारे किंग्स है वो रेगुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रख रही है, बट मिलिट्री लीडर्स जिसे हम सामंत के नाम से जान रहे हैं, they have their own troops, खुद के ट्रूप्स वो रख रहे हैं जो कि किंग की हेल्प करेंगे वक्त आने पे, है ना। और इन लीडर्स को, इन मिलिट्री लीडर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा। और ये अनुदान किसका होगा? लैंड का। ओके, लैंड का अनुदान होगा, लैंड का ग्रांट होगा, और इसी ग्रांट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी पैसा जनरेट होगा, उसका यूटिलाइज होगा जो ट्रूप है उसके लिए और वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स के लिए। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। लिखना कैसे देखते हैं। सो earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, foot soldiers. Beside, these were military leaders who provided the king with troops whenever they needed them. So what is happening कि पहले की तरह ही किंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रख रही है, बट अब क्या हो रहा है, मिलिट्री लीडर्स भी किंग को आर्मी प्रोवाइड कर रही है जब उन्हें आर्मी की जरूरत हो रही है। They were not paid regular salaries, और इन्हें रेगुलर सैलरीज पे नहीं की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रेगुलर सैलरी नहीं पे की जा रही, तो फिर क्या हो रहा है, Instead, some of them received grant of land. Land का grant मिल रहा है उन्हें, और फिर वो क्या कर रहे हैं इस land से? They collected revenues from the land and used this to maintain soldiers and horses and provided equipments for warfare. यानी कि वॉरफेयर के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड की जा रही है इन रेवेन्यू के थ्रू। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन आर्मी की अब जो सामंत है, जो मिलिट्री के लीडर्स हैं, वो खुद के पास ट्रूप्स रख रहे हैं और इन ट्रूप्स को जब जरूरत पड़ती है किंग को तो वो उससे ले सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What were the new administrative arrangements in this period? So इस पीरियड के अंदर क्या क्या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो ये देखने को मिला है कि हमारे जो पोस्ट है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनको हेरिडिटरी बना दिया गया, यानी वंशागुणत बना दिया गया। यानी कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा होगा, और अगर मैं सेनापति हूं तो मेरा बेटा भी सेनापति होगा। दिस इज हेरिडिटरी। सेकेंडली, एक ही इंसान कई पोस्ट को होल्ड कर रहा है। सो वन पर्सन इज होल्डिंग मेनी पोस्ट, जैसा कि हमने हरिसेना के में देखा था। तो लिखते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टर्न्ड आउट टू बी हेरिडिटरी, एंड सेकेंड इज ऑन सम ओकेजन्स वन मैन हैड मल्टीपल पोस्ट, कई अलग अलग पोस्ट एक ही इंसान क्या कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता? जो हमारा अरविंद है, जो कि एक म्यूजिशियन किंग बन गया था, उसको क्या करना पड़ेगा अगर उसे समुद्रगुप्ता की तरह काम करना है? सो ये आपको खुद करना है। ओके, ये आपको खुद करना है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या क्या और चीजें करनी पड़ी होंगी?
बट यहाँ पे हमने आपको एक मॉडल कह लीजिए, एक कैसे आपको लिखना है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। सो यहाँ पे देखिए, he had to march solemnly in splendid robes, twirl his mustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto, यानी कि बहुत ही शान के साथ उसको ये सारी चीजें करनी है, मुझको ताव देना है, अपनी पोशाक को दिखाने के लिए देखो मतलब मैं कितना अच्छा पोशाक पहन के बैठा हूँ। साथ ही साथ he had to sit on throne and play the veena and recite poetry. So what is happening here is क्योंकि वो एक म्यूजिशियन किंग बना है तो उसको थ्रोन पे बैठना है, गद्दी पे बैठनी है, बट उसे वीणा भी बजाना है और पोएम भी रिसाइट करनी है। थर्ड है he had to fight several battles, बहुत सारे बैटल्स भी लड़ने हैं क्योंकि हमारे जो समुद्रगुप्ता है उन्होंने बहुत से बैटल्स लड़े थे। फोर्थ है he had to keep and help हरिसेना, a poet of Sanskrit, in his court. अब क्या करना है, हरिसेना उन्होंने जिसने उनकी प्रशस्ति लिखी थी उनको अपने कोर्ट में रखना है और उनकी हेल्प भी करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्ता एक अच्छे पोएट थे और एक पोएट दूसरे पोएट की हेल्प करता है, सो दैट इज व्हाई हरिसेना की इनको हेल्प करनी पड़ती होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल हैव read and understood the प्रशस्ति? Give reason for your answer. So हमने अपने टॉपिक ऑर्डिनरी पीपल के अंदर देखा था कि what were the things going on in the life of ordinary people. ऑर्डिनरी लोगों के लाइफ में क्या चीजें हो रही थी। एक चीज हमने देखी थी कि ये जो लोग थे हमारे ऑर्डिनरी पीपल थे, they were fluent in प्रकृत लैंग्वेज इन्हें आती थी, अच्छी खासी बोल सकते थे। वही जो हमारे ब्राह्मण्स थे, हमारे जो किंग्स थे, वो अपनी प्रशस्तियां संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। सो आपको क्या लगता है कि जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल है वो इन प्रशस्तियों को पढ़ पाते होंगे? करेक्ट आंसर, नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से अलग अलग है। सो दैट इज द रीजन कि ऑर्डिनरी लोग प्रशस्तियों को नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है, चलिए इसको लिखना कैसे देखते हैं। I think ordinary people would have not read and understood the prashastis because they were illiterate and did not know Sanskrit in which the prashastis were written. तो क्या ना यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग है, आम जनता है, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था नहीं तब, तो इस वजह से उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। लेकिन हमारे जो राजा ब्राह्मण्स थे वो प्रशस्ति संस्कृत में लिख रहे थे, तो अगर संस्कृत आपको नहीं आएगी तो आप प्रशस्ति को पढ़ नहीं पाओगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, और यही कारण था कि जो भी प्रशस्ति लिखी जा रही थी वो हमारे ऑर्डिनरी पीपल नहीं पढ़ पा रहे थे। एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाउ डू यू थिंक wars affect the lives of ordinary people today? आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो वॉर्स होती है वो लोगों को, आम जनता को कैसे अफेक्ट करती है? तो कैसे करती होंगी? देखिए, वॉर पे कौन जाता है? सोल्जर्स जाते हैं। और किसके सोल्जर्स होते हैं? कौन सोल्जर होता है? हम ही आप में से किसी के भाई, किसी के पापा, किसी के हस्बैंड, ऐसे लोग जाते हैं ना हमारी फैमिली से। तो ये सोल्जर्स की डेथ होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होती है, हम सैड होते हैं उससे। साथ ही साथ कोई ना कोई हारता जीतता है, और जो जीतता है वो दूसरे की टेरिटरी पे जाके उधम मचाता है, उनकी प्रॉपर्टी हार्म करता है, घरों को लूट लेता है, और इसी वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। तो वायलेंस क्रिएट होगा तो सोसाइटी में क्या होगा? एक स्टर पैदा होगा, डर का भावना पैदा होगा। तो दीज आर द सम इफेक्ट्स आज के वॉर्स में हमें देखने को मिलता है। सो देखते हैं इसे लिखना कैसे है। टुडे वॉर अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन फॉलोइंग वेज। क्या है कि इन तरीकों से हमारे जो आज की वॉर है वो आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। फर्स्ट है आपका, सोल्जर्स आर किल्ड इन अ लार्ज नंबर। बहुत ज्यादा तादाद में हमारे सैनिक मरते हैं। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी, हाउसेज, शॉप्स एक्सेट्रा आर डिस्ट्रॉयड। प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपका घर हो, शॉप हो, स्कूल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड सेकेंडली, थर्डली, wars create violence and disturbance in the society. सोसाइटी के अंदर वॉर होने की वजह से क्या होगा? वायलेंस और डिस्टर्बेंस होगा। बिकॉज डिस्टर्बेंस क्यों होगा? आपको क्या होगा कि अरे कोई अभी आके मेरे पे हमला करेगा, यू विल फील इनसिक्योर, है ना। सो वो सेफ्टी की फीलिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर।
So this is the effects of war in today life. And with this हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं and ये चैप्टर भी खत्म होता है. Now I'll see you in the next video with a new chapter. So see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.